बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको याद होगा कि 18 सितंबर को मियां नवाज साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने दो साबिक फौजी कायदीन का नाम लिया था, यानी जनरल फैज हमीद साहब का, जनरल बाजवा साहब का, और इसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का नाम लिया था। और उसके बाद यूं महसूस होता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन तीनों नामों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेगी और उसको एक नए बयानिए के तौर पे पेश किया जाना शुरू हुआ। लेकिन अब यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो बयानिया वापस ले लिया। अब आज के शो में हम आपको चंद पुराने क्लिप्स दिखाना चाहते हैं और ये क्लिप्स 18 सितंबर के बाद के हैं। और अब जो नई शिफ्ट आ रही है उस पर भी कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे और फिर इस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दिल बदल गया है, इन्होंने अपना बयानिया तब्दील कर लिया है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। तो सबसे पहले आप 18 सितंबर के बाद के चंद क्लिप्स मुलाजा कीजिए। बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं, और कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया। ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये लोग काबिले माफी नहीं है। तो एक ही हफ्ते के अंदर इतना बड़ा यू टर्न, इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या कहेगी? क्या ये वाकई यू टर्न है या फिर आफ्टर थॉट है या कंफ्यूजन है, या फिर ये मियां नवाज शरीफ का वाकई वही बयानिया था और आज मियां नवाज शरीफ साहब को साइड पे करके एक नया बयानिया दिया जा रहा है? ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक नई डिबेट पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब यहां पे लैंड करेंगे तो क्या वो मुजरिम होंगे या फिर वो कौमी लीडर होंगे? ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैजाबाद धरना नजरसानी केस उसकी समाअत है और इसके अंदर भी अब ये टेस्ट होगा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान की सियासत का भी। कल क्या हो सकता है ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इस वक्त प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। तो अली जफर साहब आपकी तरफ आऊंगे। सर ये फरमाइएगा कि ये जो फैजाबाद धरना केस है इसके अंदर पीटीआई का अपना एक स्टांस था कि हमें बिला वजह प्लग कर दिया गया था या क्लिप कर दिया गया था इस सारे मामले में। तो अब आपका बयानिया वही है या फिर आप एक नया नैरेटिव ले रहे हैं, और इस केस का बनेगा क्या? आप देखें, फैजाबाद धरने वाला केस जो है उसमें एक बड़ी डिटेल जजमेंट आई थी और डिटेल जजमेंट में जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तारीखी जो वाक़यात थे उनका जिक्र किया और उसके बाद कुछ हदायत भी दी और कुछ डायरेक्शंस भी दी जो कि जिनके जब जजमेंट आ गई तो उसके खिलाफ 3-4 पार्टीज ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। जो पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त थी उसका मैं जिक्र करता चलूँ, वो मेरिट्स पे नहीं थी, उसका मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं, ना तब है ना अब रहेगा। हमने तो सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइल की थी इस हद तक कि उसमें चलते चलते पीटीआई का भी जिक्र आ गया था और पीटीआई के उस धरने का जिक्र आया 2014 के धरने के रेफरेंस से उसके रेफरेंस। तो हमने खाली ये कहा है कि उसको एक्सपंज कर दें, हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे। जहां तक मेन मेरिट्स का ताल्लुक है, आईबी ने भी फाइल की थी एक पिटिशन और मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल साहब के थ्रू और भी की गई थी और शायद पेमरा ने भी की थी। उनमें से कुछ तो विड्रॉ हो गई हैं और कुछ एक शायद विड्रॉ नहीं हुई। उसको अगर कल विड्रॉ नहीं होती तो फिर मेरिट्स पे उसका समाअत उस रिव्यू पिटिशन का समाअत की जाएगी केस की। लेकिन मेरी नज़र में एक और मैं लीगल पॉइंट भी बताता चलूं और वो ये है कि रिव्यू की जो जुरिडिक्शन है बड़ी लिमिटेड है, रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड है और आपने देखा है कि तकरीबन 99% जो केसेस हैं रिव्यू के डिसमिस हो जाते हैं। तो लगता यही है, फैसला तो कल खैर होगा रिव्यू का, लेकिन अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें और कानूनी सिचुएशन देखें तो रिव्यू के चांसेस बड़े लिमिटेड होते हैं। तो ये देखना है कि कल रिव्यू मेरिट्स पे सुना जाता है कि नहीं, अगर सुना जाता है तो फिर उसका तो इसका मतलब ये हुआ अली जफर साहब जो पुराना फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे इंप्लीमेंट करवाएगी। फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहेंगे कि नजरसानी दरख्वास्त जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया या उसको एक्सेप्ट कर लिया गया या फिर उसके नया वर्जन आ गया कोई, लेकिन जो पुराना फैसला है वो एग्जिस्ट करता है और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। जी, अगर वो रिव्यू डिसमिस हो जाता है जो मेरिट्स पे रिव्यू है तो फिर यकीनी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट होगा, यही आइन कहता है। हमने देखा माजी में कि एक जजमेंट तो नहीं हुई इम्प्लीमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी इलेक्शन के बारे में, जब कहा था कि 14 मई को इलेक्शन कराया जाए पंजाब असेंबली में,
वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। लेकिन लगता ये है कि अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है और इस केस में इम्प्लीमेंट मेरी नज़र में तो इम्प्लीमेंट होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर जजमेंट इम्प्लीमेंट आइन यही कहता है कि हर इंस्टीट्यूशन पर जिम्मेदारी है कि वो इम्प्लीमेंट करे। लेकिन माजी में हमने देखा है, एक इंस्टेंस आया रिसेंटली जब ये 14 मई वाली जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो अब ये फरमाइएगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि फौरी तौर पे इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए, तो फिर अदारों के दरमियान लड़ाई शुरू होने का इम्कान तो नहीं है जो बड़ी मुश्किल से सेटल हुई है? जी नहीं, देखें, पहले भी माजी में भी बड़ी बड़ी जजमेंट्स आई हैं जो इम्प्लीमेंट हुई हैं। ऐसी जजमेंट्स भी आई हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स को भेज दिया, ऐसी जजमेंट भी आई जिसमें सिटिंग गवर्नमेंट को भेज दिया गया। तो इम्प्लीमेंट होती हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, और ये हमें शक नहीं रखना चाहिए या हमें इस पे डिबेट भी नहीं करनी चाहिए कि इम्प्लीमेंट नहीं होगी। एक इंस्टेंस जिस तरह आ गया है 14 मई का, इसी वजह से बार बार ये डिबेट आ रही है। तो उम्मीद यही मैं रखता हूं कि ये 14 मई का भी फैसला, और एक और जो बड़ा अहम इस वक्त मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने है, मेरे ख्याल सबसे अहम, कल धरने वाला मुकदमा तो चले इंपॉर्टेंस अपनी है उसकी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला इस वक्त करने वाला है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का उससे ताल्लुक है, ना सिर्फ आइन का ताल्लुक है, बल्कि मेरा और आपका भी ताल्लुक है, वो है 90 डे इलेक्शन वाला केस। ये केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। तो उम्मीद ये है कि जिस तरह ये धरने वाला केस इमीडिएटली लग गया, तो 90 दिन वाला केस भी लगेगा, क्योंकि पूरा आइन, पूरा हमारी गवर्नेंस, पूरा सिस्टम जो है हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यकीनी तौर पे वो ना सिर्फ उस केस का फैसला होगा, लेकिन जब फैसला होगा तो फिर वो इम्प्लीमेंट भी होगा, ताकि वो उसमें इलेक्शंस हों और फिर हम जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उसका हल हमें मिल सके। ये एक अच्छा, ये फरमाइएगा कि मियां नवाज साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं पाकिस्तान, अब उनकी कानूनी हैसियत क्या है? क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े वकला में शुमार हैं, और एक वक्त था जब SM जफर साहब जो आपके वालिद हैं वो मियां नवाज साहब के वकील भी रहे हैं। तो अब सवाल फिर वही है कि मियां नवाज साहब जब 21 अक्टूबर को इस जमीन के ऊपर पांव रखेंगे तो वो मुजरिम होंगे या फिर वो एक कौमी लीडर होंगे? उनके साथ क्या सलूक होगा? जी देखें, इसमें मेरा ख्याल है कोई अभान नहीं होना चाहिए कि वो कन्विक्टेड है, यानी वो मुजरिम है। वो जेल में ही थे जब हाई कोर्ट ने उनको भेजा बाहर इलाज के लिए। खुशाइन बात है कि उनकी सेहत अब ठीक हो गई और वापस आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो जिस वक्त वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे तो उस वक्त उनकी वही कन्विक्शन, वही जो उनकी जजमेंट है जो उनके खिलाफ दी गई थी, जिसमें उनको सजा हुई थी, वो एकदम एप्लीकेबल हो जाएगी और उनको अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करना पड़ेगा। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। हाँ, अरेस्ट होने के बाद जब वो जेल चले जाएंगे तो फिर उनकी एक अपील पेंडिंग है अदालत में, वो उस अपील की समाअत करा सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और वो जब समाअत उसकी होगी, अगर उस अपील में वो फैसला उसके हक में आता है और जो उनके खिलाफ सजा है वो खत्म हो जाती है, तो फिर वो बाहर आ सकेंगे। या उससे पहले कोई बेल का तस्वर नहीं, कोई बातें हो रही हैं कि जी जमानत लेके पेश होंगे। जमानत होती है सजा से पहले, यानी कि आप अरेस्ट ना हुए हो या अरेस्ट हो जाए और आपका। लेकिन सर ये राहदारी जमानत है ना, कि एक शख्स ये कहता है कि मैं अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाए कि मैं अदालत तक पहुंच सकूं, और उसमें अगर उनको 3 दिन अदालत देती है कि पाकिस्तान आने के अंदर 3 दिन के अंदर अंदर आप अदालत पेश हो सकते हैं, तो फिर तो 3 दिन उनको मिल जाएं। जब तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन वो उस सिचुएशन में होता है जहां एक शख्स अभी अरेस्ट नहीं हुआ और उसका केस अभी FIR उसके खिलाफ रजिस्टर्ड है और वो बेल अप्लाई करने के लिए एक अदालत तक रुजू करना चाहता है, तो वो उसको प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। तो अदालत कहती है ठीक है, आप अदालत तक पहुंचने के लिए मैं आपको बेल दे देते हूँ, ताकि आप जाके अपना ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी बेल ले सकें। वो उस सिचुएशन में है जहां अभी ट्रायल एंड नहीं हुई, अभी उसका फैसला नहीं हुआ, सजा नहीं हुई। जहां सजा हो जाए तो आप कन्विक्ट हो जाओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक, लिहाजा ये गुंजाइश नहीं है उनकी, क्योंकि मुझे यूं महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर का जो दिन रखा है वो हफ्ते का दिन है,
और उस वक्त सारे अदालतें बंद होती हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ये प्ली ले सकते हैं, उनके वकला अदालत में ये पेश होकर कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने 21 तारीख को आना है और 21 को हफ्ता है और उस वक्त अदालतें बंद होगी, अगले दिन फिर छुट्टी होगी, तो हमें 3 दिन दे दिए जाएं कि ताकि वो 23 या 24 को वो पेश हो सकें। तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर उनको ये मौका दे दिया जाएगा कि 24 तारीख को आ जाएं या 25 तारीख को आ जाएं। मेरी नजर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पहली बात तो यह है कि वो सोमवार को क्यों नहीं आ रहे या मंगल को उस दिन क्यों नहीं आ रहे जिस दिन अदालत चल रही है, वो हफ्ता क्यों चूज किया उन्होंने। फ्लाइट्स तो लंदन से हर रोज आती हैं, बल्कि एक नहीं काफी फ्लाइट्स आती हैं। तो ये एक सवाल है। और नंबर 2, अगर वो आ भी गए हैं सैटरडे को या हफ्ते को, तो वो ये सवाल पैदा ही नहीं होता। ये कानूनी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं सैटरडे को आता हूं, हफ्ते को आता हूं, मुझे 3 दिन की आप गुंजाइश दें, मैं फिर अरेस्ट हूंगा। क्योंकि आप अरेस्ट हुए हैं। आप जब गए थे आप अरेस्टेड थे, आप एक मुजरिम थे, आपको एक इजाजत दी गई बाहर जाने की सिर्फ इलाज कराने के लिए। अब वापस आएंगे तो आप उसी तरह जेल में जाएंगे और आप फिर उसके बाद ऑफकोर्स आपका हक है कि आप उसको सस्पेंड करा लें उस फैसले को, या आप उसको खत्म करा लें, लेकिन आपको एक बार जाना पड़ेगा जेल। आप जाए बगैर आप अपील भी आपकी नहीं सुनी जा सकती। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइएगा अली ज़फ़र साहब कि ये अब तो इमरान खान साहब अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी कोशिश थी कि अटक जेल से उनको शिफ्ट कर दिया जाए अडयाला में, और अब वो अडयाला पहुंच चुके हैं, तो अब आप सेटिस्फाइड हैं और क्या उनको बी क्लास दे दी गई है? और तीसरी बात यह है कि अब इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि उन्हें अडयाला जेल पहुंचाया जाए, अटक जेल में रहना चाहते, तो फिर ये क्यों फैसला किया गया? आप लोगों की मर्जी शामिल थी या अब आप लोगों की मर्जी नहीं थी? अदालत ने क्योंकि वो कंफर्टेबल हो चुके तो इसलिए फैसला किया, क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है हुआ ये, शायद जहां तक मुझे इल्म है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे इल्म है ये पिटिशन उस वक्त फाइल की गई थी जब वो उनको अटक के जेल में इनिशियली लेके गए थे, और चूंकि वो पेंडिंग थी और उसका फैसला नहीं हो रहा था तो वक्त गुजरता गया, और उस असना में शायद खान साहब का ये ख्याल था कि वो जहां इस वक्त है वहां एक तरह से कंफर्टेबल तो आप नहीं कह सकते, कंफर्टेबल तो जेल में कोई भी नहीं होता, लेकिन वो यूज टू हो गए। तो उसके बाद जब ये फैसला आया तो काफी देर गुजर चुकी थी। अब ये नहीं था कि एप्लीकेशन बाद में फाइल हुई, एप्लीकेशन शुरू में फाइल हुई थी और उसकी फैसला लेट हुआ, तो उस असना में ये सिचुएशन चेंज हुई। लेकिन बहरहाल वो कोई इतना इशू नहीं है, अटक जेल से वो इधर आ गए हैं और अब वो तो एक हाईकोर्ट ने फैसला दुरुस्त किया, क्योंकि हाईकोर्ट का यही फैसला था कि हर जो इस्लामाबाद की कोर्ट की जुरिसडिक्शन में जो मुल्जिम हैं या जिनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है वो सारे के सारे चूंकि अडयाला जेल में हैं, इसलिए ये क्या वजह है और कौन सा रूल है कि उनको अटक जेल में रखा जा रहा है इमरान खान साहब को। और जब वो कंसीड किया गया ये हुकूमत की तरफ से, हुकूमत ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें हम अडयाला जेल के बाहर रख सकते हैं, तो वो फिर कोर्ट ने फिर इजाजत दे दी, बल्कि ऑर्डर कर दिया, हुक्म फरमा दिया कि उनको वापस लाया जाए। तो मेरा ख्याल है जजमेंट तो कानून और रूल्स के मुताबिक है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वो ताखीर से चूंकि जजमेंट आई और इन द मीन टाइम वो यूज टू हो गए थे, इसलिए शायद उन्होंने कमेंट किया कि मुझे बेशक अटक में ही रहने दें, इधर ना लेके आए। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है सर, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि तारीख दे दी, अब वो कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होंगे, तो अब उन्होंने तैयारी भी कर ली, हल्का बंदियां जो हैं वो भी हो गई, कुछ हल्कों की फहरिस्तें भी जारी होंगी और अब कोई नई ज़ाहिर नया हल्का भी नहीं बना, तो तैयारी पूरी है इलेक्शन कमीशन की जनवरी तक इलेक्शन करवाने की। तो अब आप इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को गैर आईनी, गैर कानूनी समझते हैं और आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसे रोक के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं 3 पॉइंट्स कहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जनवरी के आसपास या एंड में कराने का इलेक्शन, ये फैसला गैर आईनी इसलिए है क्योंकि आइन 90 दिन का कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, चाहे वो
इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों ना हो, कि वो 90 दिन से आगे इलेक्शन को ले जा सकता है। इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन में ही होना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आइन भी ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट भी ये कहती हैं कि जब प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली की तारीख जो है कि कब इलेक्शन होना है 90 दिन के अंदर, वो तारीख प्रेसिडेंट ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं देनी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला दूसरी वजह से भी गैर आईनी है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी नजर में एक खुशाइन बात ये है कि अल्टीमेटली कोई तो तारीख दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और कहा कि हम इस वक्त इलेक्शन कराने को तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम एक तारीख, चले वो 90 दिन से बाहर क्यों ना हो, और बेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर ना हो, लेकिन कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंटेंशन तो शो कर दी कि हम इलेक्शन करा सकते हैं जनवरी तक। तो अब बॉल जो है, अब अदालत ने फैसला करना है। फाइनल जो अरीना है, फाइनल जो जगह है, खेल का मैदान है जहां फैसला होना है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 2 पिटीशंस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं या जनवरी में होने हैं, और फिर उस फैसले को इम्प्लीमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही कराना होगा। बिल्कुल सही। अली जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनाउल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। और इनकी एक ट्वीट है जिसमें इन्होंने अपने साथी शुएब शाहीन साहब को पार्टी का गद्दार करार दे दिया, वो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है हर तरफ। और इनसे पूछूंगा कि इतनी ज़्यादा खौफनाक लाइन लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि शुएब शाहीन साहब कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं और वो इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी एडवोकेसी करते हैं, तो उनके खिलाफ इतने खौफनाक इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है। फरहान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई बयानी की तब्दीली आ रही है? पहले इमरान खान साहब ने, सारी पार्टी ने कह दिया, इमरान खान साहब के खिलाफ पार्टी ने, और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा कि 18 सितंबर की जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब, फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब, फिर उन्होंने कहा कि जाजुल हसन साहब। अब पूरी पार्टी जो वो कह रही है कि नहीं जी नहीं, सिर्फ 9 मई और 10 मई तक रहे। क्या तब्दीली आ रही है कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो 100% दुरुस्त है। ठीक। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो बात है उसका वजन हर बंदा जो है वो ज़ाहिर नहीं उठा सकता। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो कोई अफाम तफहीम वाला जो है वो मामला लेके आगे चल रहे हो, लेकिन उन्होंने ना उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया है और वो आज भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारी। और उन्होंने बयानिया वही है, बयानिया वही है। और देखें, बात ये कोई हमारी इस चीज़ की बात नहीं है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए या किसी और को इक़्तिदार मिल जाए, या हम जीत जाए या हम हार जाए। बात ये है कि ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकता। ठीक है कि ये तमाशे लगाए जाए, एक 21 और एक 22 ग्रेड का अफसर जो है पूरे मुल्क की तबाही फेर दे, और जो है उसके बाद ये कहा जाए कि जी जो अपना जो है वो उसको भूल जाए। बात ये है कि 9 मई भी अगर गलत है ना, तो 9 मई के जिम्मेदार भी वही हैं। शुरू तो उन्होंने ही किया था ना इस सारे मामले को। आरटीएस को बिठाने वाला कौन था, इनको बनाने वाला कौन था? 2018 का जो है वो सारा उसका फॉल बैक है। और उसके बाद इवन ये तो जनरल फैज तो आखिरी दिन तक इनको एडवाइस करते रहे। आखिरी दिन से मतलब कि जो है रिटायरमेंट के बाद भी एडवाइस करते रहे पीटीआई को। ये काफी एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो एडवाइजर तो थे इनके, क्या कहते हैं मेन, जब वो थे तो ड्यूटी तो बिल्कुल ही करते थे। तो भाई बात ये है कि ये जो है ये तमाशे कब तक चलेंगे इस मुल्क के अंदर। ठीक है, यहाँ तो आप ये मतलब कि अगर ये तमाशे लगाने तो फिर तो देखें इस तरह की हुकूमतों का भी कोई फायदा नहीं होता। ये आप सुन रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का बेनिया दुरुस्त है और आज तक वो इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं, वो आगे पीछे नहीं हटते। बिल्कुल, वो उन्होंने देखे मियां नवाज शरीफ अपने बयान से रिट्रैक्ट कर सकता है, कोई और रिट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने रिट्रैक्ट तो नहीं। लेकिन देखें इसहाक डार साहब को देख लें, वो इस पर बात नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं और कुछ सवाल है तो बताएं। जावेद लतीफ साहब उन्होंने कहा जी नहीं 9 मई और 10 मई पे फोकस करें, हमने कुछ किसी को सजा नहीं देनी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि देखें जो 21 अक्टूबर को आके फैसला करेंगे। खुरम दस्तगीर, तो ये पार्टी के अंदर ये जो लोग हैं पहले उन्होंने कुछ कहा और अब वो अपने बयान से फिर रहे हैं। देखिए, मैं तो ज़ाहिर पार्टी के अंदर बहुत हमारी बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग ये सोच रखते हैं कि जी हमें जो है वो मुफाहमत के साथ चलना पड़ेगा जो है। लेकिन बात यह है कि हमारे कायद तो मियां नवाज शरीफ साहब है ना, अगर वो उनका फैसला होगा वो ही फाइनल होगा। और बात ये किसी की ज़ात की भी नहीं है।
ना ही ये इस बात की जात है कि इक़्तिदार किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, या इलेक्शन जीतना है या हारना है। बात इस मुल्क की है। आप मुझे बताएं ना, आवाम जो आज भूखे मर रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो सत्यानाश इस मुल्क का 2017 के बाद हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन क्या कहते हैं? कौन है? ये लोग, ये 4 बंदे जिनका नाम उन्होंने लिया, ये जिम्मेदार है इसके। इन्होंने इस मुल्क को यहां तक, ये इस मुल्क को लाने वाले हैं यहां तक। और अब आप कहेंगे जी कोई बात नहीं जी, आगे ये आगे करते करते यहां तक मामला है। आपका बयानी है ना, इसमें शायद खान अब्बासी साहब इस बयानी के गेस्ट हैं, मियां शबाशी साहब भी इस बयानी के गेस्ट हैं, तो इसका मतलब पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है फिर खौफनाक। देखिए, हमारी पार्टी है, कोई रेजिमेंट तो नहीं है ना। हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, उसमें लोगों के मुख्तलिफ क्या कहते हैं सोच है। हर बंदा अपनी सोच की जो है वो कर सकता है, लेकिन जो बयानिया जो फाइनल से है उसकी तो वो तो मियां नवाज साहब। अच्छा, अब आपका भी ख्याल है कि मियां नवाज साहब जब आएंगे तो वो जनरल फैज हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब का एहतसाब करेंगे, वो केस करेंगे इनके ऊपर? देखिए, हमने ही किया है ना इस मुल्क के अंदर। आप मुझे बता दें हमारे अलावा अगर किसी ने एहतसाब किया, और एहतसाब भी किया है और उसकी सजा भी भुगती है, तो इस बार भी करेंगे आप? देखिए, हम तो जो लोग जिम्मेदार हैं इस मुल्क को यहाँ तक लाने के लिए, उनके खिलाफ जो है वो मतलब उनको माफी नहीं दी जा सकती, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और आप चाहते हैं, मियां नवाज साहब भी चाहते हैं कार्रवाई? उन्होंने तो बयान दे दिया ना, जो मियां नवाज साहब ने दिया, उसको रिट्रैक्ट नहीं किया तो वो बयान स्टैंड करता है। मरूफ साहब, ये फरमाइए, मियां नवाज साहब जब 21 अक्टूबर को लाहौर उतरेंगे तो वो मुजरिम होंगे और उनको जेल जाना चाहिए, या वो एक कौमी लीडर होंगे, हीरो होंगे, क्या होंगे, क्या स्टेटस होगा उनका? कौमी लीडर तो वो है नहीं, है कौमी लीडर तो वो है नहीं। अगर लीडर होता तो भागता नहीं, इधर पाकिस्तान में मौजूद होता। जिस तरह इमरान खान बैठा हुआ है, अफर्स के बावजूद जेल में है, नंबर 1। नंबर 2 बात, किस बुनियाद पे उनको हथकड़ियाँ न पहनाई जाए? किनको? मियां नवाज शरीफ को। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो बस ये कानून से भला हो गया। ये कन्विक्ट है 2 केसेस में, अपील इसकी डिसमिस हो चुकी है। ये न पुलिस के हाथ में न नेब के हाथ में है कि इसको न पकड़े। वो अदालत ही भगोड़ा है, अदालत से भागे 4 हफ्ते का बांड देके, और 4 साल गुजारने के बाद एक दिन भेजा तो इमरान खान ने था ना सर, भेजा अदालत ने है। 4 सर इमरान खान साहब ने कैबिनेट में फैसला किया था, भेजा इसको बाजवा ने था, इसको बाजवा ने भेजा था, क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी। और ये बूट कर रहे थे क्या? इमरान खान बूट चाट रहा था क्या? बूट तो चाटता बाजवा क्या कहते हैं ना, बूट वो चाटने को चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान। बूट दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। बूट इतना बड़ा बूट चाट है, सारी उम्र किया है इमरान खान का पेश है। इमरान खान को नकल है, बूट चाट है इमरान खान, उससे बड़ा तो बूट चाट में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं, उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। मरूफ साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हार्ट टॉक ना करें। आपके पास आप वकील हैं और बड़ी आपकी क्लाइंटेज है, इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस शो के अंदर हार्ट टॉक करेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि आप सिर्फ आर्गूमेंट करें, अपनी सिर्फ आप गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ लड़ने की या इस तरह हार्ट टॉक करने की कोई जरूरत नहीं। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मरवत साहब नाराज होकर तशरीफ ले गए हैं, बहरहाल उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका वर्जन डेफिनेटली आना चाहिए। हमारे साथ अफनान साहब अभी तक मौजूद है। अफनान साहब, ये फरमाइएगा, वैसे अगर मियां नवाज साहब जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे तो आप ये समझते हैं कि उनको जेल जाना चाहिए, पहले उनको कानून की पाबंदी करनी चाहिए क्योंकि कन्विक्टेड है, और सबसे पहले अगर वो जेल जाएंगे और वहां पे अपना फिर केस लड़ेंगे, लड़ने के बाद वो जलसा कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? देखिए, बात ये है चौधरी साहब के पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मियां नवाज शरीफ तो नहीं है ना जिन्होंने कानूनी को सारा कानूनी का जो है नजला उन्हीं पे करना है। मतलब कि जो बाकी लोग हैं वो जिन्होंने इस मुल्क के आइन की धज्जियाँ उड़ाई, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत की धज्जियाँ उड़ाई, वो दंदानाते फिर रहे हैं। एक जजमेंट जस्टिस वकार सेठ की भी है ना मौजूद, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए ना। ये कहते हैं अगर इस हद तक जाना है कि पहले इधर करना है उधर करना है तो फिर आप तमाम लोगों को बराबर रखें ना। खाली ये तो नहीं हो सकता कि मतलब कि नवाज शरीफ जेल भी जाए, नवाज शरीफ जलावतन भी हो, नवाज शरीफ की पार्टी भी खत्म हो, उसके कारोबार को तबाह किया जाए, उसके बाद झूठा केस बना के फैसला लिया जाए जिसके ऊपर जज खुद कह रहा है कि ये झूठा, मैंने गलत फैसला दिया, मुझसे लिया गया है। उसकी सारी साजिश जो है जस्टिस सिद्दीकी ने सारी की सारी साजिश जो है वो सारी दुनिया के सामने रख दी है। उसके बाद भी अगर किसी को शौक है ये वाले पूरे करने का तो वो कर ले। मियां नवाज शरीफ कुर्बानी देने के लिए तैयार है।
वो कुर्बानी से दरेग नहीं देंगे। यानी अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो चले जाएंगे वो कुर्बानी देने के पहले तो उनके लिए जेल जाना 14 महीने की इमरान खान की जेल और 16 महीने की इमरान खान की परवेज मुशर्रफ की और 16 महीने की इमरान खान की जेल उन्होंने तो काटी है। ये तो भी महीने 2 महीने की जेल काट के इतने बड़े हीरो बन रहे हैं, उन्होंने तो 3 साल से ज्यादा जेल काटी हुई है। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अदलिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ मिल के चलना चाहिए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेंगे तो फिर ही हमें वोट मिलेगा, फिर ही लोग हमारे साथ इकट्ठे होंगे। देखिए मुझे आप सिर्फ ये बात बता दें कि जब हम आवाम के पास जाएंगे तो वो ये पूछेंगे ना कि ये मुल्क के साथ क्या हुआ। ये जो 2017 में जो 100 रुपए का डॉलर था, 70 रुपए का लीटर पेट्रोल था, इन्फ्लेशन 4% के ऊपर थी, हर चीज जो है वो सुकून से चल रही थी, वो मुल्क आज जो है वो डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर पहुंच गया, भीख मांगनी पड़ रही है लोगों को और मुल्कों के पास जाके, मुल्क का सत्यानाश हुआ है। इसका क्या जवाब देंगे आवाम को, आप मुझे बताएं ना। हमें कोई तो जवाब देना है ना उन आवाम को जिनके बेचारे। लेकिन इसका जवाब तो मियां शवासी साहब को ही देना चाहिए, पूरी पीढ़ियों को देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है उनके दौर में हुआ सब कुछ जो हुआ, उससे पहले था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब वो आप ये समझे कि पानी जब करीब पहुंचा तो आप फौरी तौर पर आपने सर नीचे दे दिया उसके। नहीं, बात यह है कि देखें जो हुकूमत हमें मिली थी, अगर हम मुल्क को, आपको पता है आपसे मेरी ये बात हुई भी है बल्कि कि मुल्क डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब था, बल्कि ये बात हुई थी कि मुल्क बच ही नहीं सकता डिफॉल्ट से, तो वो हमने डिफॉल्ट से तो बचाया। लेकिन जाहिर है अब वो जो एक खराब सिनारियो था उधर से हमने बचा लिया, जिस सिनारियो में है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो आवाम को हमने कुछ तो जो है वो बताना है। और बात यह है कि हम कोई यहाँ तो चले हम गलत बात कर रहे हैं, हम हक पे नहीं है, आप कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ, जहाँ ये इस तरह नहीं इस तरह हुआ है, तो फिर भी बात। लेकिन ये कह देना कि जी कुछ हुआ है, ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कि कुछ तो हुआ है ना। ये मुझे बताएं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ कश्मीर का, किसी की जिम्मेदारी है? किसी की नहीं है। अमेरिका कौन गया था, किसने क्या सौदा किया, इसका सवाल तो बनता है ना। या कोई सवाल नहीं पूछा आपसे, फिर दोबारा ये हरकतें करेंगे। ये मुल्क टूट गया, किसी ने सवाल नहीं पूछा। ये मुल्क का सत्यानाश यहां तक हम पहुंचे इस वजह से क्योंकि लोगों ने ये सवाल नहीं पूछे पहले, और अगर अभी भी नहीं पूछेंगे तो और भी तबाही आएगी आगे। तो मेरा ख्याल है आपका ख्याल ये है कि आपको एक कमीशन बनाना चाहिए और उस कमीशन के अंदर सबको पेश करना चाहिए, पेश करके उनसे पूछना चाहिए, पूछने के बाद कोई फैसला होना चाहिए। देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये एक जो है वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी हुई थी, जो कि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो उस वक्त भी मट्टी पाव फार्मूला चल रहा था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। सिर्फ अच्छी बात यह हुई कि वो जो केस मुशर्रफ के खिलाफ हुआ और उसके फैसला आया, उससे एक प्रेसिडेंट सेट होगी जिसकी वजह से मार्शल लॉ का रास्ता रुका। तो हमें हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि अगर आपने किसी चीज को ठीक करना है तो फिर आपको लोगों को ऑन टास्क लेना पड़ेगा, वरना अगर हम मट्टी पाव चलेंगे तो जो पहले हुआ है वही दोबारा होगा। ठीक है, तो आपका ख्याल ये है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब एक नए फार्मूले के तहत आ रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के कोई कमीशन बनाए, कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करे, कुछ अपनी चीजें बताएं, रिकंसिलिएशन करें या कोई फिर इलेक्शन लड़ा जाए। नहीं ये नहीं, इलेक्शन तो अपने टाइम के ऊपर हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात हुई है वो हो सकती है, ट्रायल हो सकता है, आवाम के सामने हकायत तो सामने रखे जाए ना कि किसने क्या किस टाइम पे। देखें जैसे शौकत सिद्दीकी ने बड़ी बहादुरी से या कहते हैं बातें आवाम के सामने रखी हैं, जज बशीर ने भी या कहते हैं जो जिनकी वफात होगी उन्होंने भी सामने रखी हैं। तो ये मामले कौम के सामने लाना तो जरूरी है, और ये जब तक लाएंगे नहीं, ये दोबारा बार बार यही काम होगा। अच्छा ये फरमाए, मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे 21 अक्टूबर को, तो आपने फैसला कर लिया है कि उनको हेलीकॉप्टर से जलसागाह लाया जाएगा, फिर वो तकरीर करेंगे, फिर उसके बाद वो घर जाएंगे, कोई फार्मूला तय हुआ है? देखिए हमारे जहन में जो फार्मूला है वो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो जलसा करेंगे और वो अगले दिन कोर्ट में जाके अपने पेश करेंगे। लेकिन अगले दिन संडे होगा, इतवार छुट्टी है, तो मंडे को पेश कर देंगे क्या कहते हैं। उसके बाद जो अदालत फैसला करेगी हमें, मैं तो देखें हम तो इस बात के लिए मैं बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब तैयार है जेल जाने। अगर वो ये समझ रहा है ना कि वो जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस चीज में भी इंटरेस्टेड नहीं है कि जी हमें हुकूमत मिल जाए, वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। इंटरेस्टेड हम इस चीज में है कि मुल्क की सिमत सीधी हो जाए। मुल्क ये जो सिमत हमारी गलत है ना, जिसकी वजह से हम बार बार सर्कल्स में घूमे जा रहे हैं, वो हमें एक दफा डिटरमिन करनी पड़ेगी। और ये अगर हम नहीं डिटरमिन करेंगे तो जो 2017 का सारी मेहनत थी ज़ाया होगी ना,
वो फिर दोबारा मेहनत करेंगे, हम फिर वहीं के वहीं पहुंचे होंगे दोबारा। अच्छा, आपकी पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है कि बस शायद खान अब्बासी साहब एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, वो अब मिफ्ता इस्माइल साहब उनके साथ शामिल हैं, फिर उनके साथ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक्स सेनेटर है मुस्तफा नवाज खोखर साहब वो उसमें शामिल हैं, कुछ और लोगों लश्करी रिसानी साहब को उसके अंदर शामिल किया जा रहा है, फिर बिलोर फैमिली के कुछ लोगों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बहुत मेरा ख्याल एक बड़ी पार्टी बन रही है। देखिए बात यह है कि जो है वो जब तक इसकी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट ना हो जाए और जब तक इसके अंदर ये बात वाज़ेह ना हो जाए कि कौन है कौन नहीं है, उसके ऊपर फिर मैं क्या कमेंट। वैसे वो तकसीम है एक, और शायद खान अब्बासी साहब कॉर्नर हो गए आपकी पार्टी के अंदर क्योंकि वो किसी जगह पे नजर नहीं आते। देखिए मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है शायद खान अब्बासी साहब का हमारी पार्टी के साथ, और बहुत मतलब कि दहाइयों पे मुहित है। तो मेरा ज़ाती तौर पे तो ख्याल यही है कि इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। वो पार्टी से ही टिकट लेंगे और पार्टी से ही इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वजीर। मेरी ये जो मेरे गुडविल मेरी तो यही क्या कहते हैं वो है कि इस तरह नहीं होगा यार। अब वो तो गैब काल तो अल्लाह जानता है, उनके दिल में क्या वो खुद बता सकते हैं। अच्छा, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक लेनी है मैंने कि हम पीटीआई के किसी हिसाब से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मरवत साहब तो यहाँ से तशरीफ ले गए हैं और अब जाहिर है पार्टी थोड़ा सा शो जो है थोड़ा डिसबैलेंस है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी को टेलीफोन पर ले सकें। लेकिन अफनान साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अब निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 10 दिन के दौरे पे हैं। वो पहले अमेरिका तशरीफ ले गए थे, फिर अब यूके में हैं, कभी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कभी वो किसी लाइब्रेरी को विजिट कर रहे हैं, कभी वो किसी म्यूजियम में नजर आते हैं। तो आपको महसूस नहीं होता कि आपने गलत डिसीजन कर लिया एक ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का कि जो पाकिस्तान के अंदर टिक ही नहीं रहा? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस वक्त नईम हैदर पंजोता साहब तशरीफ रखते हैं। पंजोता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब अब बिल आखिर अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और आप लोगों की बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि यहाँ पे उनको बी क्लास मिल जाए, बी क्लास के अंदर हो, और गो अब इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि अटक जेल से वो यहाँ आए, अब वो पहुंच गए हैं। तो अब आपका अगला लाएअमल क्या है? क्या इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले बाहर आके पार्टी की क़यादत कर सकेंगे? जी थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल जी, खान साहब पहुंच गए हैं और कल लीगल टीम की मुलाकात होगी जी। दूसरे नंबर पर जी बिल्कुल लाएअमल वाज़ेह है, क्लियर है और उसके ऊपर वर्किंग है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी खान साहब ने जब बाहर थे उस वक्त भी उन्होंने काफी हद तक की हुई थी और अब भी जारी है। दूसरे नंबर पर ये है जी कि ये जितने केसेस हैं ये सारे जो जंग है ये लीगल तो है लेकिन ज्यादा जो है वो पॉलिटिकली केसेस चुनाव के जिस तरह से बनाए गए हैं, फेक फेब्रिकेटेड जो स्टोरियां आपने देखी हैं एफआईआर के अंदर या केसेस के अंदर, वो एक जो केस हम देखते हैं एक हंसी आती है और मज़ाक़खेज़ स्टोरियां हैं। और खान साहब की बेल भी इन्हीं बुनियादों के ऊपर जो है वो कंफर्म होती है क्योंकि उन तमाम केसेस के अंदर जो है वो कोई ऐसी एविडेंस, कोई शवाहिद नहीं बनते, चाहे वो 9 मई के हवाले से हो, वो भी उनकी बेल इसी वजह से कंफर्म हुई, और चाहे दफा 144 की खिलाफ वर्जी जिसमें खान साहब का रोल डाला गया कि इन्होंने इंस्टिगेट किया, 109 का रोल डाला गया। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे तोशाखाना केस के अंदर सजा जो है उनकी सस्पेंड हुई है, इसी तरह से ये साइफर केस जो है इसके अंदर भी जमानत जल्दी हो जाएगी क्योंकि जो उसके कंटेंट्स हैं एफआईआर के वो बिल्कुल, एक तो एफआईआर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहले जो दर्ज की गई है वो एफआईआर बनती ही नहीं है क्योंकि वाज़ेह तौर पर आपने देखा कि बाहर से किस तरह से जो है वो एक साजिश आई और उसके ऊपर जो है बजाय ये कि उनको जो है वो डिमांड तो किया गया लेकिन उनको जवाब दिया जाता, उल्टा जो है वो खान साहब की हुकूमत भी कराई गई और एफआईआर की कॉपी देकर उस हुक्म की तामील की गई। तो मैं ये समझता हूं कि डिले जो नीचे हुआ अब ऊपर नहीं होना चाहिए। 2 तारीख के लिए ये समाअत फिक्स है और इसके ऊपर हर सूरत जो है वो फैसला आना चाहिए। हमेशा पहले तोशाखाना केस हो या कोई केस हो, हर केस में एक डिले टैक्टिस हमने देखी, कभी जैसा आपकी अवेलेबिलिटी के हवाले से या प्रोसिक्यूशन की कोई ना कोई बहाना उनकी बीमारी या उस हवाले से या रिकॉर्ड नहीं आया। अच्छा ये फरमाइए सर, आपकी जो वकला की टीम है उसके अंदर ठीक ठाक लड़ाई शुरू हो गई है इस वक्त? शेर अफजल मरवत साहब ज़ाहिर है आपके साथी भी हैं, पार्टी के अंदर भी हैं, पार्टी के वकील भी हैं, और उन्होंने शुएब शाहीन साहब को पार्टी का गद्दार करार दे दिया और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चल रही है सारी जगहों पर। तो ये आपकी जो वकला की टीम है उसके अंदर हो क्या रहा है सर? पार्टी के अंदर लड़ाई किस चीज के ऊपर जारी है इस वक्त?
देखें जी, जब थोड़े आपको भी पता है कि मुश्किल हालात इस सेंस में लेते हैं, अदरवाइज तो देखें पूरा पाकिस्तान जो है वो खान को चाहता है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो हर तरफ छाई हुई है। नो डाउट सारे लोग अंदर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब खान साहब अंदर हैं तो वो जब खुद बाहर होते थे तो वो चीजों को लीड भी खुद कर रहे होते थे, और जो खान साहब हैं वो कोई अगर किसी के अंदर कोई गलतफहमी या कोई ऐसी रेजिस्टेंस आती थी तो क्लियर भी करते थे। अब थोड़ा सा क्योंकि वो इकट्ठी मीटिंग्स नहीं हो पाती, आपको पता है कि जब मीटिंग के लिए जाते हैं तो वो पहले अलाउ नहीं करते, फिर एक दिन मुख्तस किया हुआ है, तो थोड़ा सा वो इस वजह से है, हर बंदे का अपना नजरिया होता है। लेकिन ये टाइम मैं समझता हूँ कि ये टाइम जो है इस वक्त खान साहब को जो है बाहर निकालने के हवाले से वो है, और उसके ऊपर हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वुकला तो एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते होते जी, लेकिन ये बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई है और एक दूसरे को गद्दार करार देना और फिर उसका जवाब आना। सर इसको क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है इसकी? देखें, ये बिल्कुल खुशाइन बात मैं किसी तरह से नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। ये जो ये कहा गया है इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र जरूर होगा, और इसके ऊपर जो भी फिर लायामल पार्टी का होगा किस तरह से होगा, क्या चीज सामने जो है वो किस तरह से इस चीज को रिजॉल्व किया जाएगा या क्या मामला आगे चलेगा। लेकिन इस वक्त क्या था, क्योंकि ट्वीट सामने आए हैं, मैं भी किसी जगह के ऊपर हूँ, और डेफिनेटली लोग जो है हमारी पार्टी के वो भी आपको पता है कि साइड पे इस वजह से हैं क्योंकि वो फौरन अगर अपनी जगह जो है वो बताएं तो फौरन अगवा कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार तो करते नहीं, अगवा किए जाते हैं। तो वो लाजमी जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो लायामल आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त जो है खान साहब को बाहर निकालने के हवाले से वो जो है वो एफर्ट करनी चाहिए बजाय कि इन चीजों में बढ़ना चाहिए। अच्छा, वैसे आपको फील हो रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है, अब पीटीआई को भी स्पेस मिल रही है और वो जो पहले एक टाइट सा रोप था आपके आगे पीछे, अब वो थोड़ा सा लूज हो गया है और अब पार्टी को कुछ फायदा हो रहा है और शायद खान साहब को भी रिलीफ मिल जाए किसी न किसी जगह से? देखिए, बात यह है कि हवाओं का रुख जो है ना उनके हवाले से बदला है, जो इस वक्त समझ रहे थे कि हम वजीर आजम बनने जा रहे हैं, जिनको पहले बनाया गया और वो समझ रहे थे कि हम बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को आपने देखा कि वो समझ रहे हैं कि शायद हम बनने जा रहे हैं। तीसरी तरफ आप ये देखें कि पीटीआई को जब से हुकूमत गई उस टाइम से लेकर एक पूरा क्रैश किया गया और वो सिलसिला जो है वो जारी है। सनम जवेद साहब जो है उनकी बेल हुई है और खवातीन की, और लोगों ने कहा कि शायद जो है वो डील हो गया। आपने देखा कि उनकी जमानत हुई है तो फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उनमें कमी कोई नहीं आई। नो डाउट तोशा खाना में बेल हुई है, साइफर में भी बेल इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी या बाकी भी, लेकिन मैं नहीं समझता कोई इस तरह की कोई चीज जो है वो जो खबरें चलाई जा रही है ये सारी चीजें कोई उस चीज से हकीकत से तल्लक नहीं है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोई डील हुई है, हो रही है या खान साहब जो है वो कर रहे हैं। तमाम खबरों की जो है वो हम तरदीद करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफनान साहब, ये फरमाइएगा, आपसे पास एक सवाल छोड़ के गया था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये कर क्या रहे हैं सर, ये 10-10 दिन मुल्क से बाहर? देखिए निगरान जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो मेरे कुलीग भी रहे हैं, मेरी उनसे जो है वो अच्छी जान पहचान है, तो वो एक जो है वो दलील से बात करने वाले आदमी, मैंने उनको दलील से बात करने वाला आदमी पाया, तो मुझे यकीन है कि कोई वजह है ज़रूरी, और मुल्क की वजह क्या है वो यूएन गए थे, इसमें कोई शक नहीं। चलें वो उसकी, वैसे तो किसी मुल्क ने भी प्राइम मिनिस्टर वहां पे नहीं भेजा, और जो अमूमन उसके जो 5 मेंबर्स हैं उनके भी मसलन तीसरी सतह के लोग पहुंचे थे, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर चले गए, चलो ठीक है चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुल्क के अंदर आना है। वो अब इंग्लैंड के अंदर फिर रहे हैं सर, ऑक्सफोर्ड का दौरा कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड का दौरा का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है मुझे बताइए। अब मुझे एग्जैक्टली तो मैं उनका स्केड्यूल का क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई वजह होगी जरूरी। वजह क्या, उन्होंने इलेक्शन करवाने के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उन्हें ऑक्सफोर्ड में जाके फीते काटने के लिए नहीं बनाया गया। चलो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है जल्दी वापस। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना अगर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।